Hello everyone and welcome back to Join MNS Academy. The chapter for today is Atoms and Nuclei. So ये जो एटम एंड न्यूक्लियाई है, अब ये फिजिक्स का चैप्टर है. एक तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया जो हमारी केमिस्ट्री क्लास 11th में है, एंड ये जो एटम एंड न्यूक्लियाई है ये 12th की फिजिक्स का है. और ये एनसीईआरटी में एटम्स अलग एंड न्यूक्लियाई अलग ऐसा चैप्टर दिया है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन करके एक वीडियो बनाया है. एंड जो ये एटम्स है इसका बहुत सारा पार्ट जो है, जैसे कि हमारी जो थ्योरीज वगैरह थी वो सब हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थी. तो अगेन उस पार्ट को मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, वो एक जगह पे ही कवर हुआ है, बिकॉज अगेन रिपीट करने से ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाता है और हम चाहते हैं कि आपका शॉर्ट में और जितना आपको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही कवर किया जाए, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ अगेन रिपीटेड नहीं है. सो जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थी वही सब सिर्फ इसमें हमने रखा है. सो अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को. सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ इंट्रोडक्शन. Atom is the fundamental building block of matter living, a confined positively charged nucleus at the center surrounded by negatively charged electrons. So यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये डेफिनेशन है एक एटम की. तो एटम क्या है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे हमारा पूरा मैटर जो है वो फॉर्म होता है. तो इसमें जो हमारा एटम है उसका सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अराउंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज है. Every inorganic, organic or even synthetic object is made up of atoms. So हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, भले वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या सिंथेटिक हो, वो कैसा भी मटेरियल हो या कोई भी चीज़ हो, वो सारे एटम से ही बनी है, बिकॉज एटम ही कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. देन उसके बाद बड़े बड़े जो भी चीज़ें फॉर्म होती है, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो भी सब कुछ फॉर्म होता है वो एटम से ही फॉर्म होता है. सो फर्स्ट जो थ्योरी है ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कंप्लीट नहीं हुआ था, वहाँ पे नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे एडेड है. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ब्रैकेट में इंडिविजिबल लिखा है, तो जो हमारे एटम्स हैं वो सबसे छोटे हैं, अब हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसी चीज़ को हम इंडिविजिबल बोलते हैं. तो ये जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, तो वहाँ पे इंडिविजिबल आपने पढ़ा होगा. तो जो चीज़ फर्दर डिवाइड नहीं करी जा सकती है उसको हम इंडिविजिबल बोलते हैं. एटम्स बिलोंगिंग टू सेम मैटर हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मास. एटम्स ऑफ डिफरेंट मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मास. सो जो एटम है, जब वो अगर कोई चीज़ फॉर्म कर रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, मैटर फॉर्म कर रहा है, तो जो मैटर है उसमें अगर वो एक टाइप के एटम से बना हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक ही तरीके की बिहेव करेंगी. बट जो हमारा कोई मैटर है जहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स है, तो उसकी प्रॉपर्टी एंड उसका मास जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा और उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. एटम्स आर रीओरिएंटेड इन केमिकल रिएक्शन. सो अगर एक कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो उसमें अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं. जैसे हमारा एक रिएक्शन है, मान लो H2 है एंड O2 है, जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर फॉर्म करते हैं. तो इस रिएक्शन में देखोगे कि जो H2 है एंड वो O2 है, उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लिया, तो वो वाटर फॉर्म कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे हमारे ब्रैकेट में लिखा है नॉट रीजनरेटेड और डिस्ट्रक्टेड, तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन हुआ वहाँ पे अगेन H2O फॉर्म, जो H2O फॉर्म हुआ तो उसमें हाइड्रोजन अलग से और कहीं इवॉल्व नहीं हुआ, ना O2 इवॉल्व हुआ है, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वही मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में भी फॉर्म हुए हैं जो रिएक्टेंट में थे. तो जो हमारा एटम है वो ना ही एक प्रोसेस में रीजनरेट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. देन मेरिट्स. It demonstrated laws of mass conservation, fixed composition, multiple proportion. सो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था इससे हमें समझ में आया था कि जो हमारा मास है वो एंटायर जो रिएक्शन है वहाँ पे कंजर्व्ड रहता है, बिकॉज जो हमारा H2 है एंड O2 है वो कंबाइन होके नेक्स्ट चीज़ जो फॉर्म करें उसमें हमारा H एंड O दोनों है, तो हमारा मास जो है वो कंजर्व है. देन फिक्स कॉम्पोजिशन. अगेन फिक्स कॉम्पोजिशन में भी जो हमारे एटम्स थे, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वहाँ पे भी हमारे वही वाले एटम्स फॉर्म हुए हैं, भले वो किसी न्यू फॉर्म में आ गए हैं. देन मल्टीपल प्रोपोर्शन. मल्टीपल प्रोपोर्शन मीन्स ये होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, जब हमारे रिएक्टेंट है, हो सकता है कि उसकी प्रोपोर्शन अलग हो सकता है हाइड्रोजन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो, बट जब रिएक्ट करते हैं तो उनकी प्रोपोर्शन चेंज हो जाती है, बिकॉज रिएक्शन में जैसी चीज़ें चाहिए होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करते हैं और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. देन डीमेरिट्स ऑफ दिस थ्योरी. It was unable to demonstrate experiments of electrostatics, dry paper with sticking on comb that showed charge exists.
जो हमारा एटम है, एटम के पास चार्ज होता है, तो इस थ्योरी में आपने देखा कि चार्ज के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ये थ्योरी जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती है, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम इज लाइक अ स्फीयर वेयर पॉजिटिव चार्ज हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट। सो थॉमसन मॉडल जो है ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी किया था, वहाँ पे जो थ्योरी था अगेन सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, बिकॉज थ्योरी जो है वो सेम ही है। तो उसमें भी यही कहा गया था कि जो हमारा एटम है वो एक स्फेयर है एंड उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक जो हमारे प्लम्स होता है या जो पुडिंग होता है, उस पुडिंग में जैसे प्लम जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस तरीके से हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन सेकेंड पॉइंट क्या था इस थ्योरी का? Electrons are scattered inside in a way that most stable electrostatic arrangement is achieved, meaning that minimum possible energy of system should be achieved. उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन लोग इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को ऐसे अरेंज करके रखा है जिसके वजह से उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्टेबल है, और जो सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत कम है। बिकॉज एनर्जी अगर कम होगी किसी सिस्टम की तो भी वो बहुत टाइम तक स्टेबल रह पाता है। तो जो हमारा एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट भी कुछ इस टाइप का है, इस वजह से वो स्टेबल है। एंड इस थ्योरी को अगेन जो 2-3 नेम दिए थे, वो एक है वाटरमेलन मॉडल। मीन्स वाटरमेलन पूरा जो रेड पार्ट है वो हमारा स्फीयर है एंड उसमें बीच में हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि जो पूरा रेड पार्ट है वो पूरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है एंड जो ब्लैक पार्ट है या जो सीड्स हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। या दूसरा जो इसका नेम है वो है प्लम पुडिंग मॉडल एंड ऑल्सो रेजिन ब्रेड मॉडल। इट्स पॉजिटिवली illustrated the net neutrality, equal positive and negative charges, so net charge of an atom. इस थ्योरी से हमें थोड़ा सा हमारे चार्ज ऑफ एटम के बारे में पता चला था कि बिकॉज कि जो हमारा पूरा पार्ट है वो पॉजिटिव है एंड जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो बीच बीच में कहीं प्रेजेंट है, एंड ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है ये इक्वल है, इसलिए एटम का जो ओवरऑल चार्ज है ये न्यूट्रल है। जो डाल्टन्स थ्योरी में एक हमारा डीमेरिट था कि हमें जो हमारा एटम है उसके चार्ज के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो वो यहाँ पे इन्होंने अपने थ्योरी के अकॉर्डिंगली उसके बारे में कुछ बोला था, तो उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक क्लियरेंस मिली थी उस चीज़ के ऊपर। इट वॉज इनकन्सिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड लेटर एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये थ्योरी है जो अब आगे हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए उसके बेसिस पे इसको अगेन फेल कर दिया गया था, और उस थ्योरी से हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और इसको हमने केमिस्ट्री में अल्फ़ा पार्टिकल रे एक्सपेरिमेंट से समझा था, जहाँ पे हमने देखा था कि अल्फ़ा रेस जो थी उनको बम्बार्ड किया गया था एक गोल्ड फॉयल के ऊपर, जो एक बहुत थिन गोल्ड फॉयल थी। तो अगेन वही एक्सपेरिमेंट है। On a very thin gold foil, highly energetic ray of alpha particle that are positively charged with energy of 5.5 millivolt was incident. तो अगेन ये उस जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके बारे में है कि हमने बहुत थिन गोल्ड फॉयल ली थी एंड उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। Scattered alpha particles when strike zinc sulfide screens surrounding the thin gold foil produce light flashes विच वर ऑब्जर्व बाय डिटेक्टर। जो भी हमारी स्क्रीन थी आसपास हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी थी, तो जो भी अल्फ़ा पार्टिकल्स है जब वो थिन फॉयल ऑफ गोल्ड के ऊपर जाके बम्बार्ड होते थे या उस पर कोलाइड करते थे, उसके बाद वो अगेन जिंक की तरफ बाउंस बैक होते थे। तो जब वो बाउंस होके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे आते थे तो वहाँ पे लाइट फ्लैशेस दिखता था, और इन लाइट फ्लैशेस को हम एक माइक्रोस्कोप या फिर डिटेक्टर से देखते थे, तो उससे हमें पता चलता था कि ठीक है हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स है या जो हमारा पाथ था अल्फ़ा पार्टिकल्स का वो कैसे चेंज हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड एंड इन फाइट सिमिली स्मॉल नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड। ये अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो हमारे मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड गए थे एंड बहुत कम छोटे नंबर्स में या बहुत जो कम पार्टिकल्स थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो सिर्फ डिफ्लेक्ट हुए थे। दिस प्रूव डैट ऑलमोस्ट ऑल द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एंड द पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन बिकॉज वेरी फ्यू ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स वर रिपेल्ड बाय द गोल्ड फॉयल, प्रूविंग पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल रीजन। इस थ्योरी से हमें ये पता चला था कि जो हमारा एटम है उसका जो मोस्ट ऑफ स्पेस है वो एम्प्टी है,
और उसके अलावा एक और हमें चीज़ समझ में आई थी कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है जो हमारे एटम का वो सेंटर में प्रेजेंट है, एंड सेंटर में प्रेजेंट है इसलिए जो हमारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स से जो डिफ्लेक्ट हुए थे वो सेंटर के आसपास डिफ्लेक्ट हुए थे। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है या जो पॉजिटिव पार्ट है वो सेंटर में प्रेजेंट है एट द एटम के, एंड उस सेंटर को न्यूक्लियस नाम दिया था इसी थ्योरी में। Then atom has structure analogous to our solar system where nucleus is at center and electrons revolving around it in specified circular path at large speed. So इस थ्योरी को हमने जो हमारे सोलर सिस्टम है उसके एनालॉगस या उसके इक्विवेलेंट माना था, तो जिसमें जो हमारा न्यूक्लियस है वो सन है और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड में उसको हमने प्लैनेट्स की तरह माना था, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में बहुत हाई स्पीड में घूमते रहते हैं। तो ये हमारे थ्योरी के पॉइंट्स थे। The next is electrons and protons are bound together by electrostatic force of attraction and atom as a whole electrically neutral. So again यहाँ पे भी यही कहा गया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मीन्स जो हमारा एटम है उसके ऊपर जब वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। रदरफोर्ड वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द एटम has a nucleus, and so this model was called as Rutherford's nuclear model of atom. So जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ही फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इसलिए इस मॉडल को रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। The next is atomic spectra. When an electron jumps amongst energy levels in an atom, energy is emitted or absorbed in form of electromagnetic radiation, and these radiation produce the spectral lines of frequency or wavelength associated with atom called atomic spectra. So atomic spectra क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब हम उनको एनर्जी ज़्यादा देते हैं या एनर्जी से जब वो एक्साइटेड लेवल में जाते हैं तो क्या करते हैं वो जंप करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जब वो जंप करते हैं तो उस एनर्जी को एमिट करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उन दोनों टाइम क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस एटम से निकलती है। तो हम इसी लाइंस को हम क्या करते हैं एक स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, जैसे हमने लास्ट केस में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी थी जहाँ पे हम जो इनका जंप है या जो भी स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म्स होती है उसके वजह से, और इस लाइंस जो फॉर्म होती है रेडिएशन की जब उनसे रिलीज होती है उसी लाइन को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। Spectroscopy is the learning and examination, emission and absorption spectra associated with atoms and determine its property. So ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एक स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो स्पेक्ट्रल जो हमारी लाइंस फॉर्म होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सी जो लाइन है वो कब एमिशन की वजह से फॉर्म हुई है, कब एब्जॉर्प्शन की वजह से फॉर्म हुई है, और हर एटम का हमारा डिफरेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है। तो जो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है हम अगर उसको स्टडी करेंगे तो हम उसको स्टडी करके ये भी बता सकते हैं कि ये कौन से एटम का स्पेक्ट्रा है, या फिर ये अभी ग्राउंड स्टेट में है या कब एक्साइटेड स्टेट में, बिकॉज वो जैसे स्टेट में होते तो हमारे डिफरेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रास फॉर्म होते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस आर द ब्राइट एंड डार्क लाइंस सीरीज दैट कंस्टिट्यूट द स्पेक्ट्रम एसोसिएटेड विद एन एटम। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ये ब्राइट एंड डार्क लाइंस होती है, एंड इन लाइन को ही हम स्टडी करके एक एटम के बारे में हम पता करते हैं कि वो कौन सा एटम है या किस स्टेट में। एन एटम हैज़ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा वेयर एग्जिस्ट अ फिक्स स्पेसिफिक लाइन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद डिस्क्रीट एनर्जी गैप्स ऑल्सो नोन एज क्वांटाइज स्पेक्ट्रा। सो जो एटम है उसका जो हर एक एटम है उसका डिस्क्रीट मीन्स डिफरेंट और एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा होता है, और ये स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा जो है वो क्यों होता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है जब वो रिलीज़ होता है तो उसमें एक एनर्जी गैप होता है। ये हमने हमारे सेमीकंडक्टर में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके पास एक बीच में एनर्जी गैप होता है, जब उस गैप को वो जंप करता है तभी वो कंडक्टिंग बन पाता है। तो जो उसके लिए एनर्जी है वो हमेशा एक फिक्स्ड है कि उसको 2 मिली वोल्ट की एनर्जी के गैप को ही जंप करना है तभी वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो बिकॉज जो ये हमारा एनर्जी गैप है ये फिक्स्ड है इस, और उस टाइप की जो हमारी लाइंस फॉर्म होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है उस टाइप के स्पेक्ट्रा को हम क्वांटाइज स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अनदर टाइप इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक लाइन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ रिवर्स ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। सो एक और टाइप का स्पेक्ट्रा है जिसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ट्रांजिशन के बारे में हमारे पास स्पेसिफिक लाइंस नहीं है,
और इसकी स्पेसिफिक लाइंस नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्क्रीटली या फिर हम इसको प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है या फिर वो कौन से स्टेट में है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट इज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो हाइड्रोजन एटम की जो बोर्स मॉडल है वो जनरली सिर्फ हम हाइड्रोजन एटम जो है उसके ऊपर ही पूरा इसको इक्वली जितना भी इन्होंने चीज़ें कही थी वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही एप्लीकेबल थी, इसलिए जो बोर्स का मॉडल है उसको बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं। एंड जो इसके पॉस्टुलेट्स हैं, फर्स्ट पॉस्टुलेट, एटम हैव सम स्पेसिफिक स्टेबल एनर्जी स्टेट्स कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स कुड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। सो जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है उसमें ये कहा गया कि जो एटम्स है उस एटम्स के पास एक स्टेबल स्टेट है, एंड जब वो स्टेबल स्टेट में है और उसके आसपास जब वो रिवॉल्व कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस टाइम पे वो एनर्जी एमिट नहीं करता है। देन सेकेंड पॉस्टुलेट, orbiting of electrons occur only in the orbit called stable orbit where electrons angular momentum L is equal to the integral multiple of h by 2 pi leading to quantization of moving electrons. देन सेकेंड पॉस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड पाथ पे ही रोटेट कर रहा है, उस फिक्स पाथ में ही घूम रहा है, और वो जो फिक्स पाथ है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, मींस जो वो फिक्स पाथ है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का एक मल्टीपल होगा, और जो एनर्जी है वहाँ पे हमेशा क्वांटाइज्ड है, मींस उसमें जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एनर्जी फिक्स ही रहती है, वो कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती है जब हमारा इलेक्ट्रॉन उस पाथ में रोटेट करता है। देन थर्ड पॉस्टुलेट इज electron while jumping from higher energy state to lower energy state emit photon of energy equal to the energy difference between the two energy state, and its frequency is given by h nu equal to h initial minus h final. सो ये क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन है जब वो एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, जब वो एनर्जी लेते हैं एक्साइटेड होकर वो हायर एनर्जी स्टेट में आता है, और उसको स्टेबल होने के लिए उस एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ता है, तो वो ग्राउंड स्टेट या फिर लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो जो वो एनर्जी है जो एमिट हो रही है वो एक फोटोन के फॉर्म में होती है, और ये जो फोटोन है या जो कितना एनर्जी रिलीज़ हुआ है हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम उसको ई एनर्जी, जो एनर्जी के लिए ई लिखा गया है, तो इनिशियल जो एनर्जी है या मींस जो हायर स्टेट की एनर्जी है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फाइनल स्टेट की एनर्जी से, तो जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है वो यहाँ पे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में आप समझने की कोशिश करना, बिकॉज ये सिर्फ यहीं पे कराया गया, वहाँ पे इसको स्किप कर दिया गया था। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस शोड द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। सो अभी यहाँ पे भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है या जो एटम है उससे भी हमारे ड्यूल कैरेक्टर रिलेटेड है, मींस वो भी वेव की तरह भी एक्ट करता है एंड पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। तो इस थ्योरी के बारे में जिसने कहा था कि जो हमारे एटम है उनके पास भी दोनों नेचर है, वो डी ब्रॉगली थे, इसलिए इसको हम डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इट शोड दैट लाइक फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन मस्ट ऑल्सो हैव मास और मोमेंटम p एंड वेवलेंथ गिवन बाय इक्वेशन। सो ये उनकी इक्वेशन है। उन्होंने कहा था कि जो हमारे फोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास मास भी है या मोमेंटम भी है, उसके अलावा उनके पास वेवलेंथ भी होता है, बिकॉज वो एक एनर्जी पे इमिट करते हैं, एक दूसरी एनर्जी पे वो इलेक्ट्रॉन्स या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, तो उनके पास वेवलेंथ भी है, मास भी है, और मास है तो मास के साथ वेलोसिटी भी है, तो मास इंटू वेलोसिटी को ही हम मोमेंटम बोलते हैं, जिसको हम p से डिनोट कर रहे हैं। तो ये उनका जो इक्वेशन है वो है p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, एंड ये लैम्डा जो है लैम्डा को ही हम c बाय लैम्डा भी लिखते हैं। तो ये उनका इक्वेशन है, एंड इस इक्वेशन से उन्होंने प्रूव किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास मास है, वेलोसिटी है और वेवलेंथ भी है, इसलिए वो जो हमारा एटम है वो वेव की तरह भी एक्ट करता है एंड वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। It holds only for subatomic microscopic particles like electron, proton, etc., where mass is very small, so wavelength are large enough to be experimentally observed. So ये जो हमारा थ्योरी है डी ब्रॉगलीज थ्योरी, ये हमारा सिर्फ जो छोटे पार्टिकल्स है उन तक ही एप्लीकेबल है। जो पार्टिकल्स का अगर मास या फिर साइज बढ़ जाता है तो ये वहाँ पे अगेन फेल हो जाता है। It does not hold for macroscopic particles since mass there is very large, making wavelength too small to be experimentally observed. So जब हमारे बड़े पार्टिकल्स है या जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनके में क्या प्रॉब्लम आता है कि उनका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, और मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो वेवलेंथ में चेंज होता है हम उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं।
हेंस ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वहाँ पे ये फेल हो जाता है। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एटम्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि जो हमारा एटम है उस एटम के बीच में हमारे प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एक साथ जोड़ के रखने में न्यूक्लियस में, उस एनर्जी को ही हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड होल्डिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर देयरफॉर कीप्स न्यूक्लियस इंटैक्ट। सो ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है इसी की वजह से हमारा जो एटम है वो पूरा इंटैक्ट रह पाता है, बिकॉज न्यूक्लियस एंड जो हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके बीच का जो एनर्जी है वो सब स्टेबलाइज हो पाता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ईच अदर। सो जो एटम्स हैं, जो हमारे एटम के बीच में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमें एनर्जी चाहिए हमारे न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से सेपरेट करके एटम से रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को भी हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट इज Importance of nuclear binding energy describe how strongly nucleons are bound to each other. By determining its value, we will come to know whether neutrons and protons are tightly or loosely bound to each other. So इस पॉइंट पे हमने जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कहा है, बिकॉज अगर हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एक एटम की निकाल पाएंगे या हम उसे कैलकुलेट कर पाएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे प्रोटॉन्स है और जो न्यूट्रॉन्स है वो एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड है या फिर क्लोजली बाउंडेड है, इसलिए हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज़ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, दिस मीन्स न्यूक्लियस इज़ वेरी स्टेबल। अगर हम किसी न्यूक्लियस में से या किसी एटम में से वहाँ से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकालना चाहते हैं और अगर हमें उसके लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है एक्सटर्नली, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा न्यूक्लियॉन है या जो एटम है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बिकॉज वो स्टेबल है तभी उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करने के लिए। इफ़ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज़ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, दिस मीन्स न्यूक्लियस इज़ नॉट वेरी स्टेबल। सो ये थोड़ा सा नीचे चला गया, जब मैं ये आपको बाद में सेंड करूँगी जो आपके पास क्लास नोट आएगा मैं वहाँ पे इसको फिक्स कर दूँगी। अभी आप इस पॉइंट को जस्ट समझ लो कि जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अगर लेस है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत स्टेबल नहीं है एंड उसको हम थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे और उसके जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है वो उसमें से निकल के अलग अलग चले जाएंगे। द नेक्स्ट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एम। सो मास डिफेक्ट क्या होता है कि जो भी हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किस चीज़ से बनता है, वो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से बनता है। तो जो अगर हमारे कोई भी हमारा रिएक्शन होता है, मान लो एक रिएक्शन हुआ उसमें प्रोटॉन्स है या न्यूट्रॉन्स है, एनर्जी देने के बाद कुछ रिलीज़ होते हैं एंड कुछ मूव करते हैं। तो मूव करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है वो हमारे एटम को छोड़ के बाहर चले जाते हैं एंड बाहर चले जाते हैं तो हमारे मास में जो पूरे एटम का मास है वो चेंज हो जाता है। उस चेंज मास को ही हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो जो मास डिफेक्ट है यहाँ पे हम सिर्फ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को ही अकाउंट में लेते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि हम जो हमारा मास डिफेक्ट है उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस M। सो ये जो MP है ये मास ऑफ प्रोटॉन है एंड Z जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, A माइनस Z जो है ये मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो हमें अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें गिवन होगी, जस्ट यहाँ पे पुट करके इसका आंसर निकालना होगा। बट फॉर योर एग्जाम फॉर MNS ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जस्ट आप इसको एक बार देख लो कि आप समझ जाओ। जो फर्स्ट 2 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अगर चाहो तो इस फॉर्मूले को स्किप भी कर सकते हो। देन ये जो M है ये न्यूक्लियर मास ऑफ एटम है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो जो हमने पहले पढ़ा था वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी था, इस बार यहाँ पे जस्ट पर न्यूक्लियॉन यहाँ पे एड अप हो गया। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज डिफाइंड एज एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नीडेड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में क्या है, अब हम यहाँ पे एवरेज एनर्जी को अकाउंट में लेते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक न्यूक्लियस ले रहे थे या फिर एक एटम ले रहे थे और उसको कितना एनर्जी चाहिए हो रहा था हम उसको चेक कर रहे थे। बट इस केस में क्या है कि हम बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स लेते हैं एंड उस एनर्जी को हम एट एन एवरेज देखते हैं कि एक हमारा जो एटम है उसको एट एन एवरेज कितनी एनर्जी चाहिए। तो जो एट एन एवरेज देखते हैं हम उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोलते हैं एंड इसको डिनोट किया जाता है
ई से एंड सबस्क्रिप्ट में हम इसके Bn लिखते हैं। तो ये हमारा होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स विथ विच द न्यूक्लियंस आर बाउंड टुगेदर इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से हमारे जो न्यूक्लियंस है या जो एक एटम है जब वो मैटर फॉर्म करता है तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ ऐड ऑन होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे न्यूक्लियंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर रहते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियंस टुगेदर। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियंस जो हैं वो एक साथ रह रहे हैं। When the nuclear force is compared to the other forces of nature like gravitational or Coulomb's force etc, it is strongest of all forces. So जो न्यूक्लियर फोर्स है ये जो हमारी अदर फोर्सेस है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो कुलम फोर्स है इसके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स इसको हम मानते हैं। As protons are positively charged, they repel each other. This force of repulsion is given by Coulomb's force of repulsion. सो जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियॉन्स में हमारे न्यूट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स हैं दोनों हैं। तो जो प्रोटॉन होंगे वहाँ पे रिपल्शन हो जाता है। तो जो वो रिपल्शन होता है उसको हम कुलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन के अंडर स्टडी करते हैं या फिर हम उसको कुलम फोर्स ऑफ रिपल्शन बोलते हैं। दिस न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कुलम्स फोर्स सो इट ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब जैसे हमने लास्ट पॉइंट में भी देखा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कुलम फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इसलिए जो हमारे प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन भी होता है उसको न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम कर पाती है एंड जो हमारे न्यूक्लियंस हैं उनको टुगेदर एक साथ अरेंज करके प्रॉपर्ली रख पाती है। दिस इज़ द रीज़न न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज सेम बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। सो अभी ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ रहते हैं एंड जो हमारा ये फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स ये इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है इसलिए जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होगा वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ऑलमोस्ट इक्वल ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर फिनोमिना इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज डीके टू फॉर्म स्टेबल न्यूक्लियर। सो रेडियो एक्टिविटी क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है या अनस्टेबल एटम है उसमें डीके होता है। डीके मीन्स वो ब्रेक डाउन होता है और एक स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म करता है जिसमें वो एग्जिस्ट कर पाए फॉर अ टाइम। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय साइंटिस्ट हेनरी बैकरेल इन 1896। तो जो ये रेडियो एक्टिविटी था इसको डिस्कवर किया था हेनरी बैकरेल ने। ओनली दोज न्यूक्लियाई विच आर अनस्टेबल विल शो फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हमारे जितने भी एटम्स हैं उन सब में हमारा ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस नहीं ऑब्जर्व किया जाता। ये सिर्फ उन्हीं न्यूक्लियाई में होता है जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है, बिकॉज वो अनस्टेबल होंगे तभी वो एक डीके में जाएंगे। डीके में जाने के बाद उनका डिकम्पोजिशन होता है और उनका कुछ पार्ट ब्रेक डाउन होकर कोई चीज़ और फॉर्म कर लेता है और उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। सो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होने के लिए जो न्यूक्लियस है उसको अनस्टेबल होना नेसेसरी है। फ्लोरेसेंस इज अ प्रॉपर्टी शोन बाय फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट। When visible light falls on fluorescent object, these object will start emitting light. So जो ये फ्लोरेसेंस जो प्रॉपर्टी है ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट उनमें होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक लाइट होती है वो लाइट उस फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पड़ती है तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से अगेन लाइट हमें रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इसी प्रोसेस को हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। Henry Becquerel performed experiments on some fluorescent object and gave an hypothesis that fluorescent object along with the visible light also emits some kind of radiation as well. So जो हेनरी बैकरेल थे जिन्होंने फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कवर किया था तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उस फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्हें पता चला था कि कुछ लाइट जो है हमारी इमिट तो हो रही है उसके साथ कुछ हमारे रेडिएशन भी उस फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो सब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे है। तो अब उनका एक्सपेरिमेंट सेटअप के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ही टुक अ फोटोग्राफिक प्लेट एंड प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स। ही प्लेस्ड अ फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स एंड अलाउड सनलाइट टू फॉल ऑन इट। सो फर्स्ट स्टेप क्या किया था कि उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली थी। फोटोग्राफिक प्लेट मीन्स जैसे वो हम जिंक सल्फाइड की ले रहे थे वैसे उसी टाइप की होती है हमारी फोटोग्राफिक प्लेट। तो वैसा एक प्लेट लिया था उन्होंने और जो बॉक्स लिया था और उस बॉक्स के जो अपर साइड था वहाँ पे उस फोटोग्राफिक प्लेट को रख दिया था।
उसके अलावा जो फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट था वो भी उस बॉक्स में था और सनलाइट को उस बॉक्स में आने दे रहे थे. As the box is opaque, it won't allow the rays of light to pass through it. When the photographic plate will be developed, there should not be traces of image on the plate. So जो बॉक्स था वो ओपेक था, उसमें जो लाइट आ रही थी एक बार आ गई तो उसको हम क्लोज करके रख सकते थे, वो उसमें से उस बॉक्स को लीव करके नहीं जा सकती थी. तो वो जो लाइट्स आ रही थी जब वो फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट पे या ये जो हमारा फोटोग्राफिक प्लेट था जो जिंक सल्फाइड का, उसके ऊपर जब लाइट जब आ रही थी उसकी वजह से जो हमारा ये फोटोग्राफिक प्लेट था उसके ऊपर कुछ इमेजेस फॉर्म हो रही थी. जैसे हमारे स्पेक्ट्रा के केस में क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो भी लाइट आ रही थी वो डिफरेंट लाइंस शो कर रहे थे और उसको हम स्टडी कर रहे थे. यहाँ पे भी जो सनलाइट आई थी वो एमिट होने के बाद उसने भी कुछ टाइप का यहाँ पे पिक्चर टाइप का कुछ फॉर्म किया था उन फोटोग्राफिक प्लेट्स पे. He repeated the experiment by taking different compounds and observed there was no image formed on the photographic plate. फिर उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट किया बट वहाँ पे जो अपने कंपाउंड्स थे वो चेंज कर दिए. जैसे पहले सनलाइट रखी थी, सनलाइट के साथ जो अपना यहाँ पे कंपाउंड रखा था ओपेक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये फ्लोरोसेंट ऑब्जेक्ट उस बॉक्स में, वो जब उन्होंने फ्लोरोसेंट ऑब्जेक्ट हटा दिया तब दूसरा ऑब्जेक्ट जो रखा तो वहाँ पे इमेज अब फॉर्म नहीं हो पा रही थी. This show that sunlight is only ray which is emitted in above case and the plate was covered with opaque object so sunlight was not able to reach the plate. तो पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो सनलाइट थी वो उस बॉक्स में आ रही थी तभी हमारे पास वहाँ पे फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट या कुछ भी फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज फॉर्म हो रही थी. बट सेकंड केस में क्या किया था उन्होंने, जो जहाँ से सनलाइट आ रही थी उसको कवर कर दिया था. कवर कर देने की वजह से जब सनलाइट ही रीच नहीं कर रही थी तो ना वहाँ पे कोई फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट पे कोई रिएक्शन हुई, ना ही उनके फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई इमेज टाइप की चीज़ कुछ फॉर्म हुई थी. देन नेक्स्ट इज he then took compound of uranium known as uranium potassium sulfate. When the photographic plate was developed there with black spot on photographic plate. तो अब उन्होंने क्या किया, जो कंपाउंड ले रहे थे फ्लोरेसेंट कंपाउंड और जो बॉक्स उसमें उन्होंने एक और चीज़ रखी जिसको नाम था यूरेनियम. एंड ये डायरेक्ट यूरेनियम नहीं था, ये यूरेनियम का एक सॉल्ट था, वो पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट था. और जब ये रखा गया तो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वहाँ पे ब्लैक स्पॉट फॉर्म हुआ था. This shows that some radiation was emitted that reached to the photographic plate. So इससे पता चल रहा था कि अब जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट उसमें से कुछ रेडिएशन निकल रही थी और वो रेडिएशन भी अब फोटोग्राफिक जो प्लेट थी जब हमने यूरेनियम रखा तो वहाँ पे वो भी स्पॉट हो रहा था. In order to know from where radiation was emitted, he kept a blade on top of the box and placed uranium potassium sulfate on the above the blade. सो ये प्रोसेस जो था इसमें रेडिएशन कहाँ से एमिट हो रही है ये अभी तक जो एक्सपेरिमेंट था उससे समझ नहीं पाए थे. तो उन्होंने क्या किया, जो टॉप था बॉक्स का उसके ऊपर एक ब्लेड रखा एंड उस ब्लेड के ऊपर यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट रखा गया था, वो कंपाउंड जिससे हमारा एमिशन या जो रेडिएशन एमिट हो रहा था वो रखा. आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट व्हेन द फोटोग्राफिक प्लेट वॉज प्लेस्ड डेवलप्ड एंड फोटो ऑफ ब्लेड वॉज सीन ऑन द प्लेट. सो जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो इसके बाद देखा गया था कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वहाँ पे अब हमारा जो ब्लेड था उस ब्लेड की इमेज फॉर्म हुई थी. सो इससे पता चल रहा था कि जो वो यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट है वही एमिट कर रहा है एंड जितना वो ब्लेड का था उस एरिया में वो एमिट नहीं कर पाया बिकॉज वो ब्लेड स्टॉप कर रहा था. अदरवाइज जितना भी एरिया था फोटोग्राफ का वहाँ पे हमारा एमिशन हो रहा था, रेडिएशन हो के वहाँ पे फोटोग्राफ डेवलप हुई थी. एक्सीडेंटली वाइल परफॉर्मिंग ही वॉज accidentally while he was performing the experiment it was not sunny that day. The result which he got was same eye. The photographic plate was developed. There was same image of the blade. So अभी तक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि ये जो भी एक्सपेरिमेंट है इसके लिए सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है, सनलाइट की वजह से ये रेडिएशन एमिट हो रहा है. बट एक दिन क्या हुआ था कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस दिन सनी डे नहीं था, फिर भी ये रिजल्ट जो थे उनके सेम आए थे. तो इसकी वजह से उनको समझ में आया कि ये जो यहाँ पे रेडिएशन एमिट हो रहा है ये उस कंपाउंड की वजह से हो रहा था या जो फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट यूज़ करें उसके वजह से हो रहा है एंड जो वहाँ पे यूरेनियम सल्फेट रखा है उसकी वजह से हो रहा है, ना कि सनलाइट की वजह से हो रहा है. देन कंक्लूजन, द रेडिएशन वॉज एमिटेड बाय यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट कंपाउंड एंड सनलाइट डिडंट प्ले अ रोल इन एमिटिंग द रेडिएशन. सो कंक्लूजन यही है, जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा यहाँ पे रेडिएशन एमिट हो रहा था वो यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट की वजह से हो रहा था, उसमें जो सनलाइट था उस सनलाइट का कोई रोल नहीं था. आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ही प्रूव दैट
it was uranium alone which was responsible for emitting the radiation. सो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला था कि जो यूरेनियम है वही है हमारा एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड, या सिर्फ यूरेनियम की वजह से ही रेडिएशन एमिट हो रहा था. ही कंक्लूडेड दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच एमिट रेडिएशन ऑफ देयर ओन. दिस फिनोमिना वॉज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. सो इस एक्सपेरिमेंट से वो जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसके बारे में समझ पाए, और इसी फिनोमिना की हेल्प से उन्होंने ऐसा टर्म यूज़ किया कि हमारा एक रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो खुद से रेडिएशन को एमिट कर सकते हैं. Radioactive nuclide nuclear stability. Experimentally, it was observed that number of neutrons vary with number of protons as well as higher in periodic table. So ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हमारे बहुत सारे एटम्स के साथ किया गया था, तो जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसमें हर बार डिफरेंट रिजल्ट आता था. फॉर द एलिमेंट्स विच हैव लेसर एटॉमिक नंबर, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल. सो जैसे कि हमारे जो एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर कम है उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इक्वल ही है. फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी द स्ट्रेट लाइन शोज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो यहाँ पे ये ग्राफ है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे प्रोटॉन्स है एंड ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और ये जो है यहाँ पे ये नंबर ऑफ जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ये वो है. तो आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे नीचे जो एटम्स हैं इनमें और ये जो हमारा चेंज है अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसमें डिफरेंस क्या है. तो जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे हमारे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, उनके जो न्यूक्लियस है उनमें स्टेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होते जा रही है, और जैसी स्टेबिलिटी का डिक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से हमें जो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो ऑब्जर्व होता है. तो जो यहाँ पे हैं 70 to 80 जो हमारे मैक्सिमम 70 to 90 तक के बीच के एटॉमिक नंबर के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके केस में हमें ज़्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई दिखता है, इसलिए उनके केसेस में हमें रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस ऑब्जर्व होता है. बट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज ग्रेजुअली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ये हमने यहाँ पे देखा कि जैसे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो अनइक्वल होते जा रहे हैं. इन द ग्राफ देयर इज स्पेसिफिक पैटर्न लाइक zigzag इज शोन by stable nuclides and some which don't show the pattern represent unstable nucleoids. So जो ग्राफ था उसमें आप देखोगे कि जो zigzag टाइप का कुछ पैटर्न है वो क्या है कि वो हमारे स्टेबल है, और जहाँ पे अनस्टेबल है वहाँ पे ये zigzag लाइन जो है वो प्रेजेंट नहीं है. The nucleides which are unstable emit some radiation to become, which phenomena is known as radioactivity, and nucleus is known as radioactive nucleoids. सो जो अब हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियोइड्स हैं उनके केस में ही रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है जिसमें वो रेडिएशन एमिट करते हैं, एंड ऐसे न्यूक्लियोइड्स को हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं. न्यूक्लियोइड्स टू द लेफ्ट ऑफ द ग्राफ आर स्टेबल विच शो दे हैव एक्सेस न्यूट्रॉन्स. सो जो ग्राफ के हमारे लेफ्ट साइड में जो न्यूक्लियोइड्स हैं उनका मतलब ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, एंड स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है कि उनके अंदर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है. न्यूक्लियोइड्स टू द राइट side of the graph have excess protons. Such nucleides are known as radioactive nucleides. So जो लेफ्ट साइड है वो हमारे स्टेबल वाले हैं एंड जो राइट साइड है वो हमारे अनस्टेबल है. ये एक और बार ग्राफ में देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखोगे जो ये यहाँ पे हमारे मेंशन्ड है ये हमारे जो न्यूक्लियोइड्स है जहाँ पे प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनका नंबर जो है इनिशियली सेम था बट धीरे धीरे बढ़ता गया. तो इस साइड हमारे अनस्टेबल वाले हैं एंड इस साइड हमारे स्टेबल वाले न्यूक्लियोइड्स हैं. देन नेक्स्ट इज radioactive decay. Radioactive decay is phenomena in which unstable nucleus decay to form stable nuclei. तो रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है कि अब जो हमारे एटम्स जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है और जो अनस्टेबल है वो डीके के प्रोसेस में जाते हैं, मीन्स वो ब्रेक डाउन होकर एक स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बाय विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई बिकम स्टेबल न्यूक्लियाई. अल्फ़ा डीके. सो जो अब ये डीके का प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में है या 3 तरीके से होता है. तो जो एक फर्स्ट वन है उसको हम अल्फ़ा डीके बोलते हैं. देन उसके बाद जो है वो बीटा एंड गामा. तो 3 टाइप के डीके होते हैं जिसके वजह से हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है. तो अभी अल्फ़ा डीके देखते हैं. इन अल्फ़ा डीके अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम इज़ एमिटेड. सो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे एमिट होता है इन केस ऑफ अल्फ़ा डीके. बीटा डीके, इन बीटा डीके इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आर एमिटेड. सो इस केस में क्या होगा, बीटा डीके में अब हमारा या तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है या फिर पॉजिट्रॉन होता है. इस केस में क्या होता है कि हमारा 2 अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज हो रहा है. अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है. तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिवली चार्ज
न्यूक्लियस या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलते हैं ड्यूरिंग एमिशन प्रोसेस। और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड देन इट इज़ नोन एज बीटा डीके with a negative sign, and if positron are emitted then beta decay is represented as beta positive. सो अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं एमिशन के प्रोसेस में तो हम उसको बीटा डीके बोलते हैं विद अ नेगेटिव साइन, और अगर हमारा पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है तो उसको हम बीटा डीके विद अ पॉजिटिव साइन से हम इंडिकेट करते हैं। द नेक्स्ट इज गामा डीके। इन गामा डीके हाई एनर्जी फोटॉन्स आर एमिटेड। सो गामा डीके में हमारा हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिट होता है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन यहाँ पे एमिट नहीं होता है, यहाँ पे हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिट होते हैं। सो ये तीनों में डिफरेंस है कि तीनों डीके में क्या क्या चीज़ें एमिट हो रही हैं। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डीके पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैम्पल। सो ये हमारा लॉ है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो ये क्या बोलता है कि जो हमारा न्यूक्लियाई डीके हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैम्पल। तो जितना हमारा न्यूक्लियस में अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा उतना ज़्यादा हमारा रेडियो एक्टिविटी होगा, तो इसलिए ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसिडर अ सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई यूरेनियम। द सैम्पल ऑफ यूरेनियम विल हैव सेवरल यूरेनियम न्यूक्लियाई एंड दे विल अंडरगो radioactive decay to convert into relatively stable lighter nuclei. सो हम यहाँ पे क्या करें, एक सैम्पल ले रहे हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, और जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिया है हमने माना है कि वो यूरेनियम है। तो यूरेनियम बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है तो वो क्या करेगा कि डीके के प्रोसेस में जाएगा और अपने आप को कन्वर्ट करके एक स्टेबल लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई विल ग्रेजुअली कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। सो क्या होगा कि जब वो डीके का प्रोसेस होता है तो जो यूरेनियम है वो अपने आप जो उसका एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन सैम्पल देयर आर 10 यूरेनियम न्यूक्लियाई एंड इन अनदर 100 यूरेनियम न्यूक्लियाई, एट रेट ऑफ डीके विल बी स्लोअर वेयर देयर आर 10 यूरेनियम न्यूक्लियाई एज कम्पेयर टू 100 यूरेनियम न्यूक्लियाई। सो अगर हमारे पास दो सैंपल है, एक में हमारे पास 10 यूरेनियम की न्यूक्लियाई है और एक जगह 100 यूरेनियम की न्यूक्लियाई है, तो जो 100 वाला है बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अनस्टेबल है, तो वहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो फास्टर होता है कंपेयर टू जहाँ पे हमारा कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है वहाँ पे। देन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव डीके। तो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है। तो फर्स्ट यही है कि डीके रेट क्या होता है। डीके रेट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेइंग पर यूनिट टाइम। सो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन हो रहे हैं, डीके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, हम उसी को डीके रेट बोलते हैं एंड इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू विद अ नेगेटिव साइन डी एन बाई डी टी। सो बिकॉज ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आएगा बट आप एक बार इसको याद कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, और ये जो आर से डिनोट कर रहा है उसको जस्ट एक बार याद रख लेना कि रेडियो एक्टिव डीके को किससे डिनोट किया जाता है या इसका जस्ट जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो। देन नेक्स्ट इज एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज डिफाइंड एज टोटल डीके रेट आर ऑफ सैंपल ऑफ वन और मोर रेडियो न्यूक्लियोइड्स। सो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जहाँ पे हम जो हमारा रेडियो एक्टिव डीके रेट है, जैसे हमने पहले देखा कि हम उसको पर यूनिट टाइम देखते हैं, तो हम वहाँ पे एक या दो या बहुत ज़्यादा सैम्पल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि किस में हमारा डीके रेट ज़्यादा है। तो जिसमें डीके रेट ज़्यादा होगा हम उस सैम्पल को बोलेंगे कि इसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है या बेटर एक्टिविटी है ऑफ दिस सैम्पल। देन नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैम्पल। Half-life of radioactive sample is defined as time at which number of nuclei reduces to half of the initial value. तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ यही होता है कि जब हमने स्टार्टिंग में सैंपल लिया था उसमें हमारे पास मान लो कि 10 न्यूक्लियाइज है और कुछ टाइम के बाद वो उसका एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, मीन्स 5 हो जाता है। तो वो कितना टाइम लगा उसको 10 से 5 होने में, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल एंड इसको डिनोट करते हैं टी हाफ लिख के। मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। मीन लाइफ ऑफ is defined as the average life of nuclei in radioactive sample.
जो मीन लाइफ में क्या करता है, हमारे कितने न्यूक्लियाई है और उनको डीके होने में कितना टाइम लगा, तो उस टाइम का हम एवरेज लेते हैं और उस एवरेज को ही हम मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैम्पल बोलते हैं। एनी न्यूक्लियाई कैन डीके एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियाई है हमें सबके लिए वेट करना पड़ेगा कि वो कब डीके हो रहे हैं। यहाँ पे हम जस्ट एक या दो हमारे स्टार्टिंग में डीके हो गए, उसी को हम लेके काउंट नहीं कर सकते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं टी एवरेज से। टी ए वी इज़ फॉर एवरेज, जैसे हमने लास्ट में टी और उसके नीचे हाफ लिखा था, यहाँ पे टी ए वी लिखते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा डीके। इन अल्फा डीके अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड, डॉटर न्यूक्लियस आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस। यहाँ पे जो अल्फा डीके था हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे जो हीलियम होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होता है, तो जो हमारा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल फॉर्म हुआ उसको हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, और जिससे वो ब्रेक डाउन होकर फॉर्म हुआ, जैसे कि अगर यूरेनियम से ब्रेक डाउन हुआ तो यूरेनियम वहाँ पे हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है एंड अल्फा पार्टिकल इज डॉटर न्यूक्लियस। द एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर इंक्रीज बाय 4। जब हमारा हीलियम ब्रेक डाउन करके अल्फा पार्टिकल में डीके होता है, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर है उस केस में वो डिक्रीज हो जाता है 2 से, और जो मास नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 4। इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट हैपन्स ऑन ओन। इट ऑकर्स इन रेडियो न्यूक्लियोइड्स। ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है मीन्स हमें इसके लिए कोई बाहर से एनर्जी या कोई भी चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होता है। और जो ये अल्फ़ा डीके है ये सिर्फ हमारे रेडियो एक्टिव जो भी मटेरियल है उनके केसेस में ही ऑब्जर्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, ये यूरेनियम है। जो यूरेनियम है उसका हमारा एटॉमिक नंबर है 92 एंड उसका जो मास नंबर है वो है 238। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जो हमारा जब ये अनस्टेबल है, ये ब्रेक डाउन होता है तो ये फॉर्म करता है थोरियम, एंड थोरियम का क्या है, यहाँ पे हमारा जब फॉर्म हुआ तो उसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज़ हो जाता है एंड जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये फॉर्म हो जाता है हीलियम। तो ये हीलियम फॉर्म होता है, इस हीलियम को ही हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये डिक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ नहीं होगा, जैसे हमने अभी देखा इस प्रोसेस में भी कि यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे 238 था इन केस ऑफ यूरेनियम, एंड जब थोरियम फॉर्म हुआ तो यहाँ पे 234 है। इसको आप मार्क कर लेना, एक थोड़ी सी मिस्टेक है, एंड जब ये आपके पास जाएगा तो मैं भी इसको मार्क करके अभी इसको चेंज कर दूँगी, देन आपके पास ये क्लास नोट्स के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बीटा डीके। इन केस ऑफ बीटा डीके आइदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इज एमिटेड। ये हमने अभी पढ़ा था कि इस केस में क्या होता है कि हमारे या तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है या फिर पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है। इस केस में क्या है कि मास नंबर जो है, मास नंबर है वो सेम रहता है, एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। तो बीटा डीके जो है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता है बाय 1। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है 15 एंड मास नंबर जो है वो 32 है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमारा मास नंबर इंक्रीज हो गया बाय 1 विच इज़ 16 एंड जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। और यहाँ पे रिलीज़ क्या हुआ, यहाँ पे एक रिलीज़ होता है इलेक्ट्रॉन, एंड ये जो वी विद अ बार है इसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो एंटी न्यूट्रिनो क्या है इसके बारे में हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है। बीटा डीके न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इस जो न्यूट्रिनो है उसको हम ऐसे वी से डिनोट करते हैं, एंटी न्यूट्रिनो के ऊपर हम एक बार लगा के डिनोट करते हैं। तो ये जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। दे हैव नेग्लिजिबल मास, दे आर एक्सट्रीमली हाई पेनिट्रेशन पावर, दे हैव एक्सट्रीमली वीक इंटरेक्शन विथ मैटर। ये जो मास है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल इन चार्ज होते हैं, इसलिए हमारे इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है, मास में कोई चेंज नहीं आता है। जो हमारा एलिमेंट फॉर्म होता है उसमें भी आफ्टर डीके बस उसके जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसमें इंक्रीज होता है। उसके बाद इनका मास भी चेंज नहीं है, इनके पास हाई पेनिट्रेशन पावर है, मींस ये जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको डीके के प्रोसेस में पूरा जो उसका इंटीरियर है, जो सबसे लास्ट वैलेंस शेल है वहाँ तक भी जा सकते हैं, और ये मैटर से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज गामा डीके। इन गामा डीके गामा रेज आर एमिटेड। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ शॉर्टर वेवलेंथ।
सो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का जो चैप्टर था EM वेव्स, वहाँ पे भी देखा था कि गामा रेज है ये हमारी शॉर्टर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मोस्ट ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ अल्फा डीके एंड बीटा डीके आर इन एक्साइटेड स्टेट। तो जो इस केस में हमारे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं वो जनरली एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और वो अल्फा डीके एंड बीटा डीके के प्रोसेस में ही रिलीज होते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर अनस्टेबल when the daughter nucleoid tried to transmit from excited state to ground state they emit radiation। so जो हमारे अब अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स जो थे जब वो रिलीज़ होते हैं, जब वो एक्साइटेड स्टेट से या जो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो उसी टाइम पे जो वो रेडिएशन एमिट करते हैं उस रेडिएशन को ही हम गामा डीके या फिर गामा रेस बोलते हैं। दिस रेडिएशन आर नोन एज गामा डीके। तो यही जो हमारा प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे हमारा जो डॉटर न्यूक्लियाइड्स फॉर्म हो रहे हैं, जब उनकी एनर्जी जो है एमिट हो रही है, उसी टाइम जो एनर्जी एमिट हो रही है उस रेडिएशन को हम गामा बोलते हैं एंड इस डीके के प्रोसेस को गामा डीके प्रोसेस बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये हमारा एक इसको मैंने शॉर्ट में इस टेबल में रखा है जिससे आप इजीली इसको समझ पाओगे कि किस केस में क्या चेंज हो रहा है। तो ये हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है। तो अल्फ़ा पार्टिकल जब डीके होता है तो हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से डिक्रीज़ होगा एंड जो हमारा मास है वो बाय 4 होगा। और इसका चार्ज क्या होता है? इसका चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। एंड देन नेक्स्ट जो है वो है बीटा डीके। तो बीटा डीके में क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे एक नेगेटिव, हमारा जो मास नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। गामा में कोई भी मास में या फिर एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एंड ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो बीटा डीके में ही होता है, हमारा एक जो नेगेटिव वाला है एंड एक जो पॉजिटिव वाला है, ये उसका केस है। तो वहाँ पे भी हमारा चार्ज वगैरह में चेंज नहीं आता है। देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी दैट होल्ड्स टुगेदर न्यूक्लियाइज ऑफ एटम। तो जो न्यूक्लियाइज है सारे एटम के इन एंड मैटर, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको एक साथ जोड़ के रखने के लिए उसको ही हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय आइदर ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 रिलेटिवली lighter nuclei known as nuclear fission or by combining 2 lighter nuclei from heavy nucleus known as nuclear fusion। सो जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है वो कहाँ से आता है? तो उसके लिए हमारे 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिशन। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा एक लाइटर वेट का न्यूक्लियाई है उसमें जो हमारा हैवी वेट न्यूक्लियस है हम उसको ब्रेक डाउन करके 2 लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। एंड फ्यूजन में क्या होता है कि हमारे जो 2 लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस में हमारा न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है या फिर वहाँ पे ये यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, साइंटिस्ट नेम फर्मी वॉज वन हु परफॉर्म फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। ही कंसिडर्ड सैम्पल ऑफ यूरेनियम एंड बम्बार्डेड इट विथ न्यूट्रॉन i.e. सो ये जो न्यूक्लियर फिशन के जो रिएक्शन है ये एक साइंटिस्ट थे फर्मी, उन्होंने सबसे पहले टाइम किया था। और इसी के बेसिस पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो फॉर्म हुए, जो आजकल बॉम्ब्स वगैरह के केसेस में यूज़ होते हैं, इसी के प्रोसेस के ऊपर फॉर्म हुए हैं या इन्हीं से हमने एप्लीकेशन लेके उसको फॉर्म किया है। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूरेनियम लिया था और उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया था। तो जब ये बम्बार्ड किया गया था तो उसके बाद हमारा यूरेनियम है जो वो ब्रेक डाउन होके वो बेरियम, क्रिप्टॉन एंड न्यूट्रॉन के फॉर्म में आ जाता है। न्यूट्रॉन के फॉर्म में ये 3 चीज़ें फॉर्म करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एज हैवियर न्यूक्लियर इज ब्रोकन डाउन इनटू लाइटर न्यूक्लियर देयर बाय रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ये रिएक्शन था जो उन्होंने किया था। तो इसमें देखोगे कि जो हमारा यूरेनियम है जो हायर या हैवी वेट न्यूक्लियाई है वो ब्रेक डाउन होके बेरियम एंड क्रिप्टॉन में फॉर्म हो जाता है जो हमारे लोअर न्यूक्लियाई है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलते रहता है जब तक हम इसको किसी चीज़ से स्टॉप ना कर दें, और इसको स्टॉप करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन द रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड एंड रैपिड। द रिएक्शन कीप इंक्रीजिंग एंड बिकम्स ह्यूज।
सो जो हमारा न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस है वो दो टाइप का है। एक जो है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन है वो बहुत रैपिड या बहुत फास्ट ग्रो करता है और उसमें जो ब्रेक डाउन है वो ब्रेक डाउन होते रहता है। एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज प्रोड्यूस, और बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट है तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, या फिर यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी भी इस प्रोसेस के टाइम में रिलीज होती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज चेन रिएक्शन एज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन फर्स्ट रिएक्शन इनिशिएट द सेकेंड रिएक्शन एंड सो ऑन। सो हम इसको चेन रिएक्शन क्यों बोलते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट जो फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म हुआ है वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए इनिशिएशन की तरह एक्ट करता है, मीन्स नेक्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट करता है, इसलिए हम इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे आपने चेन खो खो में देखा होगा कि जो खो खो खेलते हैं उसमें जब वो एक को खो देते हैं तो फिर वो जंप करता है, उठता है, दूसरे को देता है, तो वो एक चेन की तरह चलता है। तो इसमें भी चेन रिएक्शन होता है कि जो एक एटम है वो जब ब्रेक डाउन होता है तो वो दूसरे को इनिशिएट करता है कि अब तू ब्रेक डाउन हो, देन वैसे ये पूरा चेन की तरह ही चलता रहता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज इन मेकिंग एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो ये जो भी एग्जांपल्स है एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ये सारे इसी के एग्जांपल्स है या इसी का एप्लीकेशन के ऊपर बने हैं, जहाँ पे हमारे जो उसमें जो भी मटेरियल होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये स्टॉप नहीं होता है और बहुत सारे चेन में इनिशिएट होता है, तो इसको स्टॉप करना या इसको ख़त्म करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हिटिंग टारगेट अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू 1। तो इस केस में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं या जो हिट कर रहे हैं उसको हम लिखते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है जो हिट कर रहे टारगेट को वो अपॉन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं वो हमारे 1 से कम होते हैं। सो जो रिएक्शन हुआ था ये वो लास्ट में जो हमने रिएक्शन पढ़ी वही रिएक्शन को यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है। द नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड एंड स्टेडी। तो इस केस में क्या है कि जो हमारा रिएक्शन है ये अगेन चेन रिएक्शन तो है, मीन्स जो एक प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है आफ्टर ब्रेक डाउन वो नेक्स्ट जो हमारे रिएक्टेंट है उसको इनिशिएट करता है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे भी है बट ये थोड़ा स्लो होता है, इसको हम कंट्रोल वे में करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो यूरेनियम है अगेन उस यूरेनियम को हमने न्यूट्रॉन से ब्रेक डाउन कराया है तो अगेन हमारा बेरियम एंड क्रिप्टॉन फॉर्म हुआ है। यूजिंग सम मेथड्स 2 न्यूट्रॉन्स आर रिमूव्ड and only 1 neutron is allowed to the next target to it। तो अब जो हमारे न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उसमें से क्या करते हैं कि हम 2 न्यूट्रॉन्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है इसमें से 2 को न्यूट्रॉन को हम स्टॉप कर देते हैं, सिर्फ एक को ही नेक्स्ट टारगेट को हिट करने देते हैं। तो ये जो एक टारगेट को हिट करता है वहीं से सिर्फ हमारा ब्रेक डाउन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर 3 करेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये फास्ट हो जाता है, इसलिए हम एक को ही सिर्फ अलाउ करते हैं कि वो नेक्स्ट टारगेट को हिट करे। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्लो चलता है। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन अरेंजमेंट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच मेक्स यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। सो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वहाँ पे भी हम न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस ही यूज़ करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन एंड रिएक्टर्स। सो जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारा कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन होता है। तो इसमें कैसे प्रोसेस को हम करते हैं अभी ये हम पढ़ते हैं। Neutrons to be slowed down. Neutrons are slowed down by using moderators, which are lighter nuclei, which slow down fast-moving neutrons by elastic collision. So हम क्या करते हैं, जो हमारा कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन होता है हमें वहाँ पे क्या करना है कि जो न्यूट्रॉन्स है उनको स्लो डाउन करना है। तो हम न्यूट्रॉन्स को कैसे स्लो डाउन करते हैं, हम वहाँ पे मॉडरेटर्स यूज़ करते हैं। ये मॉडरेटर्स क्या है, तो ये मॉडरेटर्स लाइटर वेट न्यूक्लियाई हैं। तो ये जो न्यूक्लियाई के साथ जब हमारे न्यूट्रॉन जब उसके साथ कोलाइड करता है तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये जो कोलिजन है ये एक इलास्टिक कोलिजन है। तो हमारे मॉडरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल है मॉडरेटर्स का। ये पॉइंट याद रखने वाला है क्योंकि ये पूछा जाता है, जनरली पूछा भी गया है कि मॉडरेटर्स की तरह न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो हम वाटर यूज़ करते हैं। वाटर हैवी वाटर के तरह ही जनरली यूज़ किया जाता है, जिसको हम D2O बोलते हैं। नॉर्मल वाटर भी यूज़ करते हैं बट D2O को ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
तो अगर आपको वाटर एंड D2O दिया हो तो आपको D2O को मार्क करना है, बिकॉज हैवी वाटर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। देन ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की रॉड्स भी यूज़ की जाती है। तो ये 3 हमारे कॉमन मॉडरेटर्स हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूज़ ऑफ मॉडरेटर्स। अब जो हमने मॉडरेटर्स यूज़ किए तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, किस वजह से जो हमारा यहाँ पे कंट्रोल चेन रिएक्शन हो रहा है वो यहाँ पे प्रोसेस रिटर्न है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस when a neutrons hit the target nucleus along with daughter nucleus. It produces 3 neutrons. These 3 neutrons are highly energetic but they need to be slowed down so they hit the target of the nucleus. So जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हुआ था जहाँ पे हमने न्यूट्रॉन से हिट किया था यूरेनियम को, तो वहाँ पे हमारे क्या फॉर्म हुए थे, 3 न्यूट्रॉन्स फॉर्म हुए थे। तो ये मॉडरेटर्स क्या कर रहे हैं, उन 3 न्यूट्रॉन्स को ये स्टॉप कर रहे हैं। 3 को में से 2 को ये स्टॉप कर दे रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं सिर्फ एक ही जाए और वो भी स्लोली जाके हमारे टारगेट को हिट करे। तो जब वो टारगेट को स्लो हिट करता है तो जो हमारा ये प्रोसेस है कंट्रोल्ड हो जाता है और यहाँ पे कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है हम उसको भी मेंटेन कर पाते हैं। Excess neutrons to be absorbed as uncontrolled chain reaction is wanted, therefore they absorb excess neutrons. Control rods are used. So जो हमारे excess यहाँ पे neutrons form हो रहे हैं उसको हम एक यहाँ पे control rods use करते हैं और ये control rods उन neutrons को absorb कर लेता है। These control rods are inserted in the core of nuclear reactor. Control rods are capable of initiating while taking out of the reactor and stopping inserting in the nuclear reactor of the reaction. So ये जो control rods हैं ये हमारा जो nuclear reactor होता है उसके बीच में एकदम inserted होती है। तो अगर हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डाल देते हैं तो ये रिएक्शन को स्टॉप करने लग जाता है, और अगर हम इसको बाहर निकाल देते हैं तो ये जो रिएक्शन का प्रोसेस है उसको वैसे जैसे कंप्लीट हो रहा था या जैसे चल रहा था वो वैसे स्टॉप कर सकता है। सो ये जो हमारा कंट्रोल रॉड्स है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी लाइक एक मॉडरेटर की तरह एक्ट कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है उसको इसके पास कैपेसिटी है स्लो डाउन करने की या फिर इंक्रीज करने की। सो यहाँ पे एक ये कंट्रोल रॉड्स इम्पॉर्टेंट है अभी, और एक जो हमने मॉडरेटर पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट है। एज दे एब्जॉर्ब ऑल द एक्सेस न्यूट्रॉन्स देयर आर नो न्यूट्रॉन्स लेफ्ट टू स्टार्ट द रिएक्शन। कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल। सो जो हमारा रॉड्स है वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो अगर न्यूट्रॉन्स रहेंगे नहीं तो हमारा प्रोसेस जो है वो स्टॉप भी हो सकता है, कम्प्लीटली भी स्टॉप कर सकते हैं हम उसको, और अगर हम चाहें तो थोड़ी देर के उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये हमारे एक ऐसे टाइप के मटेरियल से फॉर्म होती हैं जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। They decrease the multiplication factor of neutrons to very small value. Commonly used material is cadmium. So जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, बिकॉज जितना ज़्यादा हिट करेगा यूरेनियम को उतने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स फॉर्म होंगे, तो क्या करे कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है उस न्यूट्रॉन को ही कम कर दे रहा है, तो उस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसकी वजह से आगे का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो बहुत डिक्रीज़ हो रहा है और ये प्रोसेस जो है ये स्लोली वर्क करता है, या स्लोली आगे के प्रोसेस में ये जाता है। तो मटेरियल क्या है जो हम कंट्रोल रॉड्स के लिए यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल रॉड्स के लिए हम कैडमियम यूज़ करते हैं। तो आप मिक्सअप मत कर देना कि मॉडरेटर्स में क्या यूज़ होता है, कंट्रोल रॉड्स में क्या यूज़ होता है, तो ये दोनों जो है इनका एक्शन जो है वो अलग है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका एडवांटेज क्या है, या जो हम फिशन प्रोसेस यूज़ करें उसका एडवांटेज क्या है। एनर्जी रिलीज्ड इज़ एक्सट्रीमली हाई, नीड्स फ्यूल इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। सो आप देखोगे कि जो यहाँ पे एनर्जी फॉर्म हो रही है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही है, और जो यहाँ पे फ्यूल है जो हमारा यूरेनियम हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, तो हम कम चीज़ में ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस केस में प्रोड्यूस कर पाते हैं। देन डिसएडवांटेज, spent fuel is highly radioactive and extremely hazardous to all life forms. Accumulation of radioactive waste. सो अब जो यहाँ पे हम फ्यूल यूज़ करें वो यूरेनियम है, तो वो यूरेनियम जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव है, तो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, ह्यूमन बींग है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबके लिए ये हजार्डस है, उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है। और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो भी बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है एनवायरनमेंट में, तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है, और अगर वो गलती से लीक कर जाएगा
तो अगेन ये बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं टू एंटायर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन अभी हमने न्यूक्लियर फिजन देखा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ रिलेटिवली हेवियर न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे हमारे दो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करके एक बड़ा हेवी न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं। इन दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। टेम्परेचर एट विच प्रोटॉन्स वुड हैव एनफ एनर्जी टू ओवरकम द कूलम बैरियर इज़ वेरी हाई। सो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी हाई होती है, और इस प्रोसेस को होने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, बिकॉज टेम्परेचर होगा तभी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कूलम एनर्जी जो है उनके पास उस बैरियर को जंप करके वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करके न्यू या फिर हायर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। द नेक्स्ट इज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मटीरियल until the particles have enough energy due to their thermal motion alone to overcome Coulomb barrier. For thermonuclear fusion, extreme condition of temperature and pressure are required. So जो हमारा फ्यूजन है उस न्यूक्लियर फ्यूजन में ही हम क्या करें, अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो हमने इसका नाम बदल दिया बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इसको हम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो भी हमारे एटम्स हैं, जो हमारे लाइटर न्यूक्लियाई है, उनके पास एनर्जी आ जाती है, और इस एनर्जी से वो जो कूलम बैरियर है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो पा रहे थे, ये उसको ओवरकम कर लेते हैं एंड कंबाइन कर अपने एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हैवियर न्यूक्लियाई फॉर्म कर देते हैं। सो जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको हमने अब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में चेंज कर दिया है, और इस थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को कंप्लीट कराने के लिए हमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए होता है। तो ये हमारे दो कंडीशन है फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इज जनरेशन ऑफ एनर्जी इन स्टार्स। For example, from sun we get large amount of energy, and this energy generated due to thermonuclear fusion reaction taking place in sun. So जो भी हमारे स्टार्स है, जो भी उनके पास एनर्जी आती है वो सन से आती है, और ये जो सन है उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का ही प्रोसेस होता है, जहाँ पे उसमें हीट होती है, और उस हीट से ही जो लोअर न्यूक्लियाइज है, लाइटर न्यूक्लियाई है, वो कंबाइन करके हायर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, देन उस एनर्जी को अदर स्टार्स यूज़ करते हैं। लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर में हमारे आइसोटोप्स, आइसोटोन एंड आइसोबार्स का भी कॉन्सेप्ट है, बट ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। तो इसको कर लेना आप, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी कर लेना, तो आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों पार्ट एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, और उसको आप साथ में उनके जो MCQs है उनको भी आप साथ में सॉल्व करना।